नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्ताह का अगस्त साप्ताहिक समाचार। उड़ीसा से लेकर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों तक कई बड़ी खबरें हैं इस हफ्ते। उड़ीसा में कल्याण सिंहपुर भीड़ हिंसा मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्ती दिखाई। वहीं आईएएस सुजाता कार्तिकेयन बीजेडी में शामिल हुई। झारपड़ा जेल में 7 कैदी अचानक बीमार पड़े। पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां तेज। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाओं की बौछार। तो वहीं ओडिशा के 10 स्कूलों को मिला राष्ट्रीय हरित पुरस्कार। राष्ट्रीय खबरों में संविधान हत्या दिवस, एलपीजी सिलेंडर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला और खेल जगत में भारत की महिला टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर वेनेजुएला में भूकंप, ब्रिक्स बैठक और लियोनेल मेसी ने बनाया नया रिकॉर्ड फुटबॉल के मैदान में। और उड़ीसा में फिल्मफेयर अवार्ड्स की घोषणा भी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरें। रायगढ़ जिले के कल्याण सिंहपुर में बच्चा चोरी की अफवाह से भड़की भीड़ हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक से 7 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें एफआईआर, जांच की स्थिति और पीड़िता को दी गई चिकित्सा और काउंसलिंग का ब्यौरा शामिल होगा। ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच गया है, जहां 2 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाओं में प्रशासन और पुलिस पर अफवाह रोकने व पीड़ितों की सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप है। रायगढ़ एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़िता को बचाने वाले 3 युवकों की सराहना की। पुलिस ने अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अफवाह फैलाने वाले मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस के पास 10 से अधिक वीडियो फुटेज है और आगे पहचान परेड की संभावना है। राज्य की राजनीति की खबरों में आईएएस कार्तिकेयन पांड्यन के बाद उनकी पत्नी सुजाता कार्तिकेयन ने बीजेडी ज्वाइन किया है, जिसका नवीन पटनायक ने खासा स्वागत किया है। तो सभी अटकलों को खत्म करते हुए सुजाता कार्तिकेयन ने बीजू जनता दल या बीजेडी में औपचारिक रूप से प्रवेश किया है। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। नवीन पटनायक का कहना है कि सुजाता एक कुशल प्रशासक रही हैं और उनका अनुभव पार्टी के लिए उपयोगी होगा। सुजाता का कहना है कि वह 24 सालों तक नवीन के नेतृत्व में सेवा कर चुकी हैं और अब फिर से उड़ीसा वासियों की सेवा का उन्हें अवसर मिला है। मार्च 2025 में उन्होंने आईएएस पद से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली थी और उस समय उड़ीसा सरकार के वित्त विभाग में स्वतंत्र सचिव थी। बीजेडी इस समय आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है। 3 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में सुजाता का जुड़ना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर बड़ा फैसला। विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने बीजेडी और कांग्रेस द्वारा दिए गए अयोग्यता आवेदन को खारिज कर दिया है। मार्च 2025 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेडी ने अपने 8 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया था। वहीं कांग्रेस ने 3 विधायकों पर। बीजेडी ने जिन विधायकों पर आरोप लगाया था उनमें सौभिक विश्वाल, देवी रंजन त्रिपाठी, चंद्रमणि कहर, सुभाषिनी जिन्ना, नवकिशोर मल्लिक, रमाकांत भोई, सनातन महाकुड़ और अरविंद महापात्र शामिल थे। कांग्रेस ने सोफिया फिरदौस, रमेश जिन्ना और दासरथी गमांग की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अध्यक्ष ने दोनों दलों के आवेदन खारिज कर दिए हैं। इससे क्रॉस वोटिंग विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में अमोनिया गैस लीक हादसे में 11 उड़ीसा श्रमिक की मौत हो गई है। इस दुखद घटना पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उड़ीसा सरकार लगातार तमिलनाडु प्रशासन से संपर्क में है ताकि घायल श्रमिकों को उचित इलाज और अन्य सहायता मिल सके। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने भी तमिलनाडु के मुख्य सचिव से चर्चा कर पीड़ितों की देखभाल सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जुलाई को उड़ीसा दौरे पर आ सकते हैं। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार है, लेकिन वे किस कार्यक्रम में शामिल होंगे ये साफ होगा। राज्य के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि शाह का दौरा तय है, लेकिन उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा जल्द ही सामने आएगी। शाह का ये दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उड़ीसा सरकार की 43वीं कैबिनेट बैठक 1 जुलाई को होगी। लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में शाम को आयोजित होगी। इस बैठक में 7 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार अपने दूसरे वर्षगांठ उत्सव के अवसर पर कई योजनाओं को लागू करने का लक्ष्य रख रही है। राजस्व, पूर्त, जल संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग से आए अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है। उड़ीसा कैबिनेट में विकास के बड़े फैसले लिए जाएंगे।
राजधानी के झारपड़ा जेल में मंगलवार को अचानक 7 विचाराधीन कैदी बीमार पड़ गए। सभी को पहले जेल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर 5 कैदियों को कैपिटल हॉस्पिटल भेजा गया। इनमें से 3 को जल्द आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जबकि बेड की कमी के कारण 2 को एम्स स्थानांतरित किया गया। आशंका जताई जा रही है कि या तो भोजन में मिलावट या फिर कैदियों ने अधिक मात्रा में नशा किया है। पुलिस टीम ने जेल परिसर में जांच शुरू कर दी है। पुरी में रथ यात्रा से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। तीनों रथों के लिए 28 विशेष दौड़ी या रस्सियां पहुंच चुकी हैं। हर रस्सियों की लंबाई 220 फीट यानी लगभग 76 मीटर है। ये रस्सियां उड़ीसा कोयर निगम की ओर से भेजी गई हैं। प्रत्येक रथ में 4 मुख्य दौड़ी या रस्सी लगाई जाती है और अतिरिक्त 2 दौड़ी भी रखी जाती है। वहीं श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय के सामने रथखला में विश्वकर्मा, भोई, रूपकार, ओझा और करती सेवक तेजी से रथ निर्माण कार्य में लगे हैं। चित्रकार सेवक चित्रांकन में जुटे हैं। तीनों रथों में पोटल और पाराभाड़ी का काम पूरा हो चुका है, जबकि प्रभा निर्माण भी समाप्त हो गया है। अब रूपकार सेवक कार्य शुरू कर चुके हैं। इस वर्ष की पद्म पुरस्कार समारोह में उड़ीसा के 4 विशिष्ट व्यक्तित्वों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सिविल इन्वेस्टर सेरेमनी 2 में यह सम्मान प्रदान किया। साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चरण हेमब्रम और महेंद्र कुमार मिश्र को पद्मश्री दिया गया। वहीं कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शरद पात्र और सीमांचल पात्र को सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि में राज्यवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और विभिन्न वर्गों से शुभकामनाएं मिल रही हैं। इस साल कुल 65 व्यक्तित्वों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 57 वर्ष पूरे किए। जन्मदिन पर धर्मेंद्र प्रधान को देश भर से शुभकामनाएं मिली। इस अवसर पर उड़ीसा के विभिन्न जिलों में अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाया गया। वर्तमान में वे केंद्र शिक्षा मंत्री हैं और नई शिक्षा नीति लागू करने में उनकी अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उड़ीसा में अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाया गया। कहीं गौ माता को गुड़ रोटी खिलाई गई तो कहीं बच्चों ने केक काटकर उत्सव मनाया। संबलपुर में मंदिर में आरती की गई। वहीं दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कटक में रोगियों को फल वितरण, मां चंडी मंदिर में दीपदान, इसी तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को हुआ था। उन्होंने 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू की और 2000 में विधायक बने। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वर्तमान में लोकसभा में संबलपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2004 में सांसद चुने गए और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बाद में राज्यसभा से भी चुने गए। मोदी सरकार में उन्होंने पेट्रोलियम, गैस और कौशल विकास मंत्रालय संभाला और उज्ज्वला मैन के नाम से पहचान बनाई। जुलाई 2021 से वे शिक्षा मंत्री हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रही है। उड़ीसा के 10 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। भारत सरकार के स्वच्छ और हरित विद्यालय मूल्यांकन पुरस्कार 2025-26 के लिए इन्हें चुना गया है। राज्य के लगभग 20 विद्यालयों को नामांकित किया गया था, जिनमें से 10 का चयन हुआ है। ये मूल्यांकन स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, जैव विविधता और कचरा प्रबंधन जैसे मानकों पर आधारित है। राष्ट्र स्तर पर 29 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से कुल 191 विद्यालयों को नामांकित किया गया है। हर विजेता विद्यालय को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और 3 दिन का एक्सपोजर विजिट का मौका मिलेगा। ये उपलब्धि ओडिशा के शिक्षकों, छात्रों, स्कूल प्रबंधन समिति और स्थानीय समुदाय के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। भारत ने बृहस्पतिवार को संविधान हत्या दिवस मनाया। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को याद करते हुए उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद ने लोकतंत्र की रक्षा करने वाले नायकों को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आपातकाल भारत का सबसे अंधकारमय अध्याय था। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंडीगढ़ में भाजपा नेताओं के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस की तानाशाही प्रवृत्तियों की आलोचना की, लोकतंत्र विरोधी खतरों के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया और लोकतंत्र बचाने वाले योद्धाओं को नमन किया। केंद्र सरकार ने कमर्शियल पैक्ड एलपीजी सिलेंडर पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी हैं। पश्चिम एशिया संकट के बाद सप्लाई सामान्य होने पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। होटल, रेस्तरां, दुकानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राहत मिली है। थोक एलपीजी सप्लाई भी पूर्व संकट खपत के 50% तक बढ़ा दी गई है। इससे सेवाओं की कीमतों पर दबाव कम होगा और आम जनता को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। संकट के दौरान कई उद्योग बंद हुए थे और प्रवासी श्रमिकों का पलायन हुआ था। अब स्थिति सामान्य हो रही है।
भारत अपनी एलपीजी खपत का 60% आयात करता है, जिसमें से 85 से 90% पश्चिम एशिया से आता है। संकट के समय आयात घटकर आधा रह गया था। अब घरेलू उत्पादन और आयात दोनों में सुधार से सप्लाई बहाल हो गई है। सरकार ने रिफाइनरियों को पेट्रोकेमिकल उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है और भविष्य की बेहतर योजना के लिए डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करें तो वेनेजुएला में आए 2 भीषण भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। अब तक लगभग 235 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घायल हैं। राजधानी कारकास और ला गुआइरा समेत कई इलाकों में घर ढह गए हैं। लोग मलबे में फंसे हैं और राहत टीमें लगातार बचाव कार्य कर रही हैं। अमेरिकी सेना और अंतर्राष्ट्रीय राहत दल मौके पर पहुंच चुके हैं। दुनिया भर से मदद और आर्थिक सहायता के वादे किए जा रहे हैं। ये देश के इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है और राजनीतिक आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के लिए ये नई चुनौती है। राहत कर्मी गोल्डन विंडो यानी शुरुआती घंटों में अधिकतम जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोयला मंत्रालय ने ब्रिक्स साइड इवेंट का आयोजन किया, जिसमें क्लीन कोल टेक्नोलॉजी और खासकर कोल गैसिफिकेशन पर फोकस रहा। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत, रूस, इथियोपिया और यूए के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए। अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा ने कहा कि कोल गैसिफिकेशन से कोयले को सिंथेटिक गैस में बदला जा सकता है, जिसका उपयोग अमोनिया, मेथनॉल, हाइड्रोजन और अन्य उत्पादों में किया जा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। कार्यक्रम में तकनीक, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स, चुनौतियों और नीतिगत सहयोग पर चर्चा हुई। खेल जगत की खबरों में लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप का ऑल टाइम स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ ग्रुप मैच में गोल कर उन्होंने कुल 18 गोल पूरे किए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मेसी ने ब्राजील की मार्टा को 17 गोल और जर्मनी के कलोजे को 16 गोल से पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने स्टॉपेज टाइम में एक और गोल कर पुरुष और महिला दोनों वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 38 वर्षीय अर्जेंटीना कप्तान अपने छठे वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और अब तक देश के लिए 201 मैचों में 121 गोल कर चुके हैं। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखी। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में 137 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शफाली वर्मा ने 34 गेंदों पर 53 रन बनाए और भारत ने 17 ओवर में जीत दर्ज की। स्पिन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। राधा यादव ने 3 विकेट और श्रीचरनी ने 2 विकेट झटके। इस जीत से भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के 6 अंक हो गए हैं और अब सेमीफाइनल की दौड़ में दोनों आमने सामने हैं। भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, जो ग्रुप ए में अपराजित है। मनोरंजन दुनिया की खबरों में उड़ीसा सरकार ने 36वें राज्य फिल्म पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें 2023 और 2024 के लिए विजेताओं को सम्मानित किया गया। 2023 में पुष्करा और माय स्वीट हाउसवाइफ को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। पिनाकी सिंह और शिशिर कुमार साहू को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, हरिहर महापात्र को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और नैना दास तिवारी व सुप्रिया नायक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया। वरिष्ठ अभिनेता श्यामलेंदु भट्टाचार्य को मोहन सुंदर देव गोस्वामी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2024 में आश्रम सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी, जिसका निर्देशन अशोक पति ने किया। बाबूशान महंती सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और वरिष्ठ अभिनेत्री नम्रता दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भाषा, साहित्य और संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा कि पुरस्कार उड़िया सिनेमा की रचनात्मकता और सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच है। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। उड़ीसा से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों तक, रथ यात्रा की तैयारियों से लेकर पद्मश्री सम्मान और वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन, हर खबर ने ध्यान खींचा। वहीं एलपीजी सिलेंडर पर बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ब्रिक्स बैठक व मेसी का रिकॉर्ड चर्चा में रहा। इसी के साथ ऑगस्ट साप्ताहिक समाचार का यह अंक यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।